हेल्थ आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा कुछ हिस्सा रिप्रोडक्शन का छूटा हुआ है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन भी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले उसे पढ़ेंगे, उसके बाद इसे शुरू कर देंगे। ठीक, अब तक आपको ये पता लग चुका है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म्स का निर्माण होता है और oogenesis के द्वारा ओवा का निर्माण। ठीक है, एक चीज मुझे बताइए, जब ओवुलेशन होता है, जब ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन के दौरान क्या चीज ओवरी से बाहर आती है, या आप कह सकते हैं ग्रेफियन फॉलिकल से क्या चीज बाहर आती है? सेकेंडरी oocyte। क्या आती है? सेकेंडरी oocyte। क्लियर? सब बच्चों को ये बात क्लियर है? कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है? आफ्टर प्यूबर्टी इन मेल। आफ्टर प्यूबर्टी इन, अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म बनते हैं, और कब तक रहता है? ओल्ड एज है, ओल्ड एज तक रहता है। जब रीजनरेशन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है सेल्स में, तभी जाकर स्पर्मेटोजेनेसिस रुकता है। ठीक, लेकिन अगर हम ओवम की बात करें, जब एक फीटस, फीमेल फीटस मदर के वॉम्ब में है, तब उसके अंदर जितने फॉलिकल्स हैं, जितने फॉलिकल्स हैं, उसमें एक भी फॉलिकल एक्स्ट्रा नहीं जुड़ता, वही फॉलिकल्स आखिर तक रहते हैं। ठीक, ये बात सब बच्चों को पता है? अच्छा, फॉलिकल है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर एक चीज बताइए, ये सारे के सारे कहाँ है? ओवरी में है। क्या है? ओवरी में है। ओवरी के दो आपने, बाहर कोर्टेक्स और भीतर मेडुला, और ये सारे फॉलिकल्स कहाँ पड़े हुए हैं? कोर्टेक्स में है, सब कोर्टेक्स में पड़े हुए हैं। जब वॉर्म में है तो इनकी संख्या कितनी है? 2 मिलियन तक है ना, ईच ओवरी में। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो ये कितने रह जाते हैं? लगभग 60 to 80,000 तक बाकी का फैगोसाइटोसिस हो जाता है, बाकी का फैगोसाइटोसिस हो जाता है। ठीक है, अब ये जो, अब आपने देखा है फोलिकुलोजेनेसिस एंड oogenesis, दो अलग अलग क्रियाएं हैं। फोलिकल का बाहर अपना कार्य चल रहा है, ओवम का अपना चल रहा है। फिर क्या होता है, वो ओवर डेवलपिंग ओवम क्या चला जाता है? फॉलिकल के अंदर आ जाता है, कवर कर लेता है उससे फॉलिकल। ठीक, और उसमें होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस।
मियोसिस की प्रक्रिया स्पर्म में पहले शुरू होती है या ओवम में? हम्म ओवरी में पहले शुरू हो जाती है। ओवरी में पहले शुरू होती है। मियोसिस पूरा किस में पहले होता है, स्पर्म में या ओवा में? स्पर्म। ठीक है, ये ऐसी बातें हैं जो आपको बिल्कुल पिन पॉइंट पता होनी चाहिए। अच्छा, जब फर्स्ट मियोसिस हो रहा है तो किस स्टेज पे जाके वो अरेस्ट हो जाता है ओवरी के अंदर? है प्रोफेस फर्स्ट के डिप्लोटीन। प्रोपेस फर्स्ट की डिप्लोटीन फर्स्ट या डिप्लोटीन फर्स्ट भी कह सकते हैं, उसे सब बच्चों को क्लियर है ये बात। ठीक है, उसके बाद क्या बना? प्राइमरी साइट। और ये सेकेंड मियोसिस कब शुरू होगा? शुरू जब वो कहाँ चला जाएगा? टर्सरी फॉलिकल के अंदर चला जाएगा, शुरू हो जाता है। और सेकेंड मियोसिस भी अरेस्ट हो जाता है किस स्टेज पे जाके? है मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड पे जाके अरेस्ट हो जाता है। मेटाफेज सेकेंड पे जाके फिर रुक जाता है, लेकिन ओव्यूलेशन तो हो जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है और ओव्यूलेशन हो जाता है। जब ओव्यूलेशन हो गया, जब ओव्यूलेशन हो गया तो जो सेकेंडरी मियोसिस, अच्छा सेकेंडरी साइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? हैप्लॉइड। कितने हैं? हैप्लॉइड। क्योंकि पहला मियोसिस जैसे ही पूरा होता है बच्चों, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डाउन पहले ही आ जाते हैं। फर्स्ट मियोसिस पूरा होते ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं किसी में भी। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर कर दे कि सेकंड मियोसिस में होते हैं, सेकंड मियोसिस में तो उसका जो फर्स्ट में बन चुका है उसका डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, जो सेकेंडरी साइट है उसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस है वो किस पोजीशन पे रेस्टेड है? किस पोजीशन पे रेस्टेड है? मियोसिस सेकंड पे अरेस्टेड है। मियोसिस सेकंड पे ही अरेस्टेड है वो। ठीक है ना, क्लियर? अच्छा, फीमेल और मेल के जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं यानी रिप्रोडक्टिव गैमीट्स हैं, उनके फॉर्मेशन में एक बेसिक अंतर क्या है? फॉर्मेशन में एक तो सर नंबर का है, वो नंबर छोड़ दीजिए, नंबर तो सर टाइम पीरियड का है, इसमें तो जिंदगी भर का उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये पीरियोडिक प्रोसेस है। उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस है और उसका फीमेल का पीरियोडिक प्रोसेस है। क्लियर? अच्छा, फीमेल में बच्चों, फीमेल में सेकेंडरी मियोसिस कब शुरू हुआ? ये कब आएगा? हाँ, मियोसिस फर्स्ट पे अरेस्टेड है, उसके बाद जब प्यूबर्टी एज पे आएंगे, क्या आएंगे? तब ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, है ना? जब प्यूबर्टी एज पर गर्ल्स आती हैं तब उनमें ये फेज शुरू हो जाता है। चलिए, एक और बात बताइए मुझे, क्या कहते हैं इसे? इस घटना को क्या कहते हैं? जब ओव्यूलेशन रिलीज होता है और लेडीज में ओवम बाहर आता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? हैं? मेंसुरेशन तब तक नहीं कहे, ओवुलेशन अलग है, मेंसुरेशन अलग। ओवुलेशन कौन से दिन होता है? 14 डेज। और मेंसुरेशन कब होता है? आफ्टर 20। समझ में आया नहीं? मेंसुरेशन और ओवुलेशन दो अलग अलग घटनाएं हैं। हाँ, ओवुलेशन इज ए पार्ट ऑफ मेंसुरेशन। क्लियर? अच्छा, ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार है?
LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये सर्ज कर जाता है। कब? एक दिन, ओव्यूलेशन से एक दिन पहले सामान्यतः ये सर्ज कर जाता है और ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक, ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा? ओवा कहाँ रिलीज हो गया? इंफंडिबुलम में। ओवा आ जाएगा कहाँ? कहाँ आएगा? सर पहले फिम्बरी पकड़ के उसे कहाँ ले जाएंगे? ओविडक्ट में। और ओविडक्ट का पहला पार्ट कौन सा है? ओविडक्ट का पहला पार्ट कौन सा है बच्चों? इनफंडिबुलम। ये क्या है? इनफंडिबुलम है। ये क्या है? एम्पुला है। ये क्या है? इस्थमस। ठीक है, जो कनेक्टेड है। ओवा कहाँ चलेगा फिर? एम्पुला में। एम्पुलर इनफंडिबुलम से कहाँ आएगा? एम्पुलर रीजन ये है पूरा का पूरा, है ना। ये मतलब ये थोड़ा सा मैं, ये मतलब जो सबसे चौड़ा पार्ट, एक्यूरेट है ना। चित्र आपका एक बना हुआ है ना। तो एम्पुला करके जैसे इनफंडिबुलम शुरू होता है तो एम्पुला यहाँ दिखाया हुआ है शायद उसमें, है ना। लेकिन एम्पुला का मतलब ये पिन पॉइंट एरिया नहीं, एक अच्छा एरिया, अच्छा खासा एरिया है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है ना हमारी ओविडक्ट। ओविडक्ट लेडीज में कितनी लंबी होती है बेटा? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी में ये जो पार्ट है, मेन पार्ट जो है, ये क्या कहलाता है? एम्पुला कहता है। क्लियर? एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? हैं? एम्पुला में होता है। कहाँ होता है? एम्पुला रीजन। ओविडक्ट में होगा नंबर 1। ओविडक्ट के किस पार्ट में होगा? एम्पुला रीजन होगा। ओविडक्ट किस पार्ट में होगा? एम्पुला में होगा। क्लियर? अच्छा, स्पर्मिएशन एंड स्पेसिएशन में पता है? स्पर्मिएशन क्या होता है पहले तो ये बताओ। सर ये ओवेशन रिलीज होता हैं? स्पर्म स्पर्म का रिलीज हो रहा है टेस्टिस में जाना। और स्पर्माइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस है। फॉर्मेशन ऑफ 3 टर्म्स आ गई ना, कौन कौन सी? स्पर्मिएशन क्या है? टेस्टिस से रिलीज स्पर्म का ठीक है, बिल्कुल ठीक। और स्पर्माइजेशन? स्पर्मेट से स्पर्मेटोजोआ बनना। और स्पर्मेटोजेनेसिस ये पूरा प्रोसेस है जो शुरू होता है माइटोसिस से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेके स्पर्म बनने तक की क्रिया स्पर्मेटाइजेशन। क्लियर? अच्छा, अब स्पर्म और ओवा, स्पर्म और ओवा दोनों कहाँ हैं? एम्पुला में आएंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होगा। और दोनों का एक टाइम में आना जरूरी है। ओवा एम्पुला में आके कितने दिन तक जीवित रह सकता है रिलीज होने के बाद? ओवा है 24 आवर्स। 24 आवर्स, 24। और स्पर्म की लाइफ कितनी है? 3 to 5 डेज है, लेकिन 3 डेज मानी जाती है। 3 to 5 डेज है, 3 डेज मानी। ठीक है, अब ये 14 डेज, ये ओवर रिलीज होके यहां आया। जब यहां से रिलीज होगा तो ये कहां जाएगा? एम्पुला में जाएगा। फिर ये प्रोसेस, ये रास्ता शुरू हो जाएगा, उसका ये रास्ता शुरू हो जाएगा। इसी टाइम पे अगर स्पर्म भी यहां आ जाते हैं तब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन। मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन। ह्यूमन के केस में कितने स्पर्म एंटर करते हैं ओवम के अंदर? एक। बाकी क्यों नहीं कर पाते? बाकी को क्या रुकावट आ जाती है?
जोना पेलुसुदा रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, चेंज कर लेती है अपने बिहेवियर में, और फिर किसी भी स्पर्म को अंदर आने नहीं देती। तो इसके लिए यूनी स्पर्मिक फर्टिलाइजेशन होने के लिए या यूनी स्पर्मिक पेनिट्रेशन होने के लिए हु इज रेस्पॉन्सिबल? जोना पेलुसिडा। कौन रेस्पॉन्सिबल है बच्चों? जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब स्पर्म एंटर हो गया, अब क्या होगा? पहले मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा स्पर्म की। भैया अब ओवा कंफर्म हो गया कि भैया अब तो फर्टिलाइजेशन होना ही होना है, ठीक है नहीं? अब वो सेकेंडरी मियोसिस को कंप्लीट करेगा, और सेकेंडरी मियोसिस जब कंप्लीट करेगा तो क्या बनेगा? ऊटिड्स। क्या बनेगा? ऊटिड्स, जिसे हम ओवा कहते हैं, इसलिए ओवा कहते हैं। और यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाए। यहीं पर क्या हो जाएगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहते हैं? जाइगोट। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जाइगोट इज 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जाइगोट इज 46। ठीक है, क्लियर? इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी घटना होती है? क्लीवेज शुरू हो जाता। क्या शुरू हो जाता है? ओवा के अंदर क्लीवेज शुरू होगा। ओवा के अंदर क्या होगा? क्लीवेज क्या है? एक प्रकार का माइटोसिस ही है। एक प्रकार का क्या है? लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसे क्लीवेज क्यों कहा गया है? क्लीवेज इसलिए कहा गया, एक तो ये माइटोसिस से बहुत फास्ट है। क्या है? बहुत ही फास्ट है। और जो सेल बन रही है ना, डॉटर सेल, उनके साइज नहीं बढ़ रहे। वो साइज नहीं बढ़ते हैं उसके, जैसे जनरली माइटोसिस में बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? तो बेसिक डिफरेंस ये रहता है। तो इसे क्या कहा गया है? क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज हुआ, कितनी बनी? और ये फिर 2 से 4, 4 से, अच्छा ये सेल्स बन रही हैं। अब कोई नहीं बोलेगा, अब हाथ खड़ा करेंगे जो ये, क्योंकि अब क्वेश्चन आगे शुरू। जो सेल्स बन रही हैं क्लीवेज के थ्रू, इन सेल्स का एक स्पेसिफिक नाम है। इन सेल्स का क्या है? स्पेसिफिक नाम है। हाथ खड़ा करो जिन्हें इन सेल्स का नेम पता है। जो सेल्स बनती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लास्टोमियर्स। ये देखो एग है, एक एग से 2 सेल्स बन गई क्लीवेज होने के फलस्वरूप। दीज 2 आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। क्या कहलाएगी ये? पहला डिवीजन ये हुआ, कितनी बन गई? 2। और दूसरा पहले के राइट एंगल पे हुआ। जैसे एक तरबूज हो ना, पहले ये काटा और फिर काटा, तो कितनी बन गई? 4। फिर ट्रांसफर हो गया, 4 से कितनी बन गई? 8। ठीक है, फिर 16। इस तरह से सेल्स की नंबर, ब्लास्टोमियर्स के नंबर बढ़ते रहते हैं, लेकिन इनके स्टेजेस के नाम भी बदलते रहते हैं। स्टेजेस के नाम भी बदलते रहते हैं। एक स्टेज आती है मोरूला स्टेज। क्या आती है? मोरूला स्टेज में एम्ब्रियो कितने नंबर सेल्स का रहता है? कितने सेल्स नंबर रहते हैं मोरूला स्टेज में? क्वेश्चन आता है 8 to 16। हाथ जब मैं खड़ा करूं तो हाथ खड़ा किया करो, बोला मत करो। बच्चे बोल देते हैं, ये बातें मैंने बता रखी है। ठीक है, और हमारा जो एम्ब्रियो है वो क्या कर रहा है? क्लीवेज तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है? और चल भी रहा है भाई वो। ये है ना, ये यहां से इसका मूवमेंट इधर भी हो रहा है। और जब 8 to 16 यानी मोरूला स्टेज में आ जाता है, तब उसके नंबर और बढ़ेंगे। नंबर क्या होते हैं? और बढ़ते हैं। और वो किधर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है? यूट्रस।
और 32 से 64 बनेगा, और उसके बीच में एक कैविटी भी बनने लगती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। और ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो अब कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोमियर ह्यूमन में नहीं कहते, बाकी में ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोस, ठीक है? ब्लास्टुला, हाँ सॉरी, औरों में ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। औरों में क्या कहते हैं इसे? हाँ, मोरूला, ब्लास्टुला। लेकिन हमारे केस में क्या कहते हैं इसे? ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? यूट्रस में पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है? यूट्रस में। और यूट्रस की एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में है ये, एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में है ये, ठीक है? कांटेक्ट में आने के बाद जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, वो टिश्यू है, यूट्रेन टिश्यू, वो तेजी से मल्टीप्लाई करने लगता है। तेजी से क्या करने लगता है? मल्टीप्लाई करने लगता है। और इस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर लेता है? अपने अंदर एम्बेडेड कर लेता है, ढक लेता है। क्या कर लेता है? ढक लेता है। ढक लिया भैया? अपने अंदर ढक लिया इसे। ये घटना क्या कहलाती है? इस घटना को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इस घटना को क्या कहते हैं? एक फर्टिलाइजेशन से पहले एक और घटना होती है कैपिटेशन की। किसकी होती है? हालांकि वो एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं कर रखा कैपिटेशन का, उसमें सर्विक्स का रोल आ जाता है। किसका रोल आ जाता है? यानी सर्विक्स जो है स्पर्म को कैपेबल बनाती है तेजी से मूव करने के लिए। सारे स्पर्म कैपेबल नहीं होते फर्टिलाइज करने के लिए, तो कैपिटेशन शुरू होता है उनका, है ना? और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसका जिक्र नहीं किया, तो हमने भी उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया है। चलिए, इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसी के बाद हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है, प्रेगनेंसी हुई है। उसके बाद ही प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जा, ठीक है ना? क्योंकि प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा कि आजकल बाजार में स्ट्रिप आती हैं प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि कुछ हार्मोन्स है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक सोनेडोट्रोपिन, HCG, ठीक है? ये हार्मोन जब रिलीज होने लगता है और ये टेस्ट अपना देता है, तब हम कह देते हैं कि भाई प्रेगनेंसी कंफर्म है। अभी आएगा, आएगा, अभी आएंगे हार्मोन्स, अभी हार्मोन्स आएंगे, ओवरी के प्लेसेंटा के हार्मोन्स आएंगे, ठीक है बच्चे? अब होगा क्या? होगा ये आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन। अच्छा, जो इनर सेल मास है, देखो, हाँ एक चीज और देखिए, ये हमारी एग सेल थी। एग सेल में बाहर कौन है? जोना पेलुसिडा है। जोना पेलुसिडा तो लंबे टाइम तक रहती है। अच्छा, एक चीज और बताइए, यहीं पे भी कंफर्म कर दूं, कभी बाद में कंफ्यूजन न रहे। जब ओवा बाहर आ जाता है? ओवा, ओव्यूलेशन होता है, उस टाइम पे आओ 14वें दिन पे आओ, ओव्यूलेशन होता है। फॉलिकल से क्या, ग्रेफेन फॉलिकल से क्या बाहर आ गया? सेकेंडरी oocyte। बाकी चीज क्या बना लेती है? कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो आपने देखा कि वो 28वें दिन कॉर्पस लूटियम वगैरह सब बाहर आ जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, उस कॉर्पस लूटियम का क्या होता है? कब तक? कब तक?
यू डोंट नो अप टू 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि क्यों बना रहता है? सर फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना है। प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए जरूरी है? जो प्लेसेंटा की दीवार जो तैयार हुई है, एंडोमेट्रियम, प्लेसेंटा को पकड़, उसे ओवम को पकड़ने के लिए, है ना, वो बनी रहे। ऐसा ना हो कि वो बीच में ही हो जाए और मिस कैरेज हो जाए, है ना, मिसकैरेज नहीं होना चाहिए। इसलिए इन हार्मोन्स का बहुत ज्यादा केयर, इसलिए हमने कहा, आपने देखा होगा भी, आप देखेंगे कि ये बहुत न्यूरो एंडोक्राइन, क्या है ये, बहुत एक न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है शुरू से लेके आखिर तक का। इसलिए कहा गया है कि ये जो फिनोमिना है, भी आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ेंगे, इट इज इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, फंक्शनल, है ना, और हाइजेनिक। ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए, तब जाके एक हेल्दी बेबी का हम कॉन्सेप्ट लेकर चल सकते हैं। क्योंकि एक हेल्दी बेबी होगा वो हर एस्पेक्ट से, तभी उसकी विचारधारा भी हेल्दी होगी, कन्फ्लिक्टेड नहीं होगा। बहुत से ऐसे होते हैं ना, सामने से तो हेल्दी लगते हैं लेकिन मेंटली वो हेल्दी नहीं होते, मेंटली उनमें बहुत कूड़ा भरा रहता है ना, तो इट मीन्स हम उसे हेल्दी नहीं कह सकते। चलिए अब वापस यहीं पे आते हैं। तो भैया कॉर्पस लूटियम की बात समझ में आ गई, वो इसलिए आया था, भी आप समझेंगे उस बात को। अच्छा, इम्प्लांटेशन हो गया। व्हाट आफ्टर इम्प्लांटेशन? तो मैं ये बता रहा था, ये जोना पैरासोडा बनी हुई है, और जो रीअरेंज होती हैं एम्ब्रो की, जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? रीअरेंज, और रीअरेंज होके 2 लेयर में बट जाती है। एक बाहरी लेयर जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। और एक अंदर सेल का मास इकट्ठा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनर सेल मास। ख्याल कर लीजिए, बाहर एक ट्रोपोब्लास्ट है और एक इनर सेल मास। हालांकि अगर और ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ट्रोपोप्लास्ट भी फिर 2 लेयर में डिवाइड होती है ना, लेकिन उसका यहाँ पे जिक्र करना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी पूछती भी नहीं सवाल उसके, इसलिए हाँ, इनर सेल मास पे जरूर आएगा, इनर सेल मास का काम बढ़ जाएगा, इनर सेल मास का भी काम होगा, लेकिन उससे पहले तो 2 तरह की सेल्स होगी, ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर। अब ट्रोपोब्लास्ट क्या करते हैं पहले ये देखिए। ट्रोपोब्लास्ट जैसे इम्प्लांटेशन हो जाता है बच्चों, उसके बाद ट्रोपोब्लास्ट क्या काम करती है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रियोनिक मिला है वेरी, विलाई है ये एक तरह के, लेकिन कोरियन में से डेवलप कोरियोनिक विलाई है। ये क्या काम करेगा आगे? ये आगे जाके प्लेसेंटा के निर्माण करें। किसका निर्माण करेंगे? प्लेसेंटा फॉर्मेशन करते हैं, ये आगे जाके क्या करते हैं? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो भैया ये कौन की कोरियोनिक विलाई बनाते हैं? ये क्या करती है विलाई? सर ये विलाई अब हाँ, क्या करती है उसके यूट्रिन वॉल के साथ, यूट्रिन वॉल के साथ इंटरडिजिटेड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इंटरडिजिटेड हो जाती हैं, और एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट में डेवलप हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लेसेंटा। यानी एम्ब्रियो के बाहर एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट डेवलप हो गई, जिसे हमने क्या कहा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम क्या है? प्लेसेंटा एम्ब्रियो को ऑक्सीजन देता है और एम्ब्रियो की CO2 को भी बाहर देता है, फीटस को फूड नरिशमेंट देता है, और उसने डाइजेस्ट करने के बाद जो उसके वेस्ट है उन्हें बाहर निकालता है। लेकिन प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में इसे कनेक्शन क्या होता है? एम्बिलिकल कोर्ड का। किसके थ्रू होता है काम बच्चे? एम्बिलिकल कोर्ड के थ्रू। ये प्लेसेंटा है, ये एम्ब्रियो है, और ये अम्बिलिकल कोर्ड है। इसके थ्रू ही ये सारा लेन देन होता है, इसके थ्रू ये सारा लेन देन होता है। ठीक है,
ये तो एक बात हुई इसकी कि भाई न्यूट्रिशन फैक्टर है इसका, लेकिन इसी के साथ साथ ये प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है। प्लेसेंटा किस की तरह कार्य करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? हॉर्मोन। इसका सीधा सा मतलब क्या है? हॉर्मोन। इसका सीधा सा मतलब क्या है? हार्मोन। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, इसके अंदर 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स बोथ, ठीक है ना। अब एंडोक्राइन, हाँ जी, ये कुछ हार्मोन स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? हार्मोन स्रावित करता है। मेनली मैंने कौन सा हार्मोन बताया था आपका? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये हार्मोन प्लेसेंटा को बनाए रखने के लिए, जो आगे जो कॉर्पस लुटियम काम कर रहा था, है ना, उसी काम को ये आगे बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा हार्मोन कौन सा है? हैं? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्लियर? और एस्ट्रोजन तो पढ़ा ही है आपने। एंड प्रोजेस्ट्रोनिन। प्रोजेस्ट्रोन नहीं है, प्रोजेस्ट्रोनिन है। प्रोजेस्ट्रोनिन नहीं, एनसीईआरटी पढ़ो। है? नहीं नहीं, अच्छा प्रोस्टोजन, ठीक है। जेंस कर दिया उसने, प्रोस्टोजेंस यानी बहुत सारे प्रोस्टोजेंस। ठीक है। ये हार्मोन्स निकले, ठीक है। ओवरी भी, ओवरी बाद में जाके एक और हार्मोन निकालती, रिलैक्स। ओवरी बाद में जाके एक और हार्मोन निकालती है, वो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन रिलैक्स है। हालांकि ह्यूमन के केस में रिलैक्सिन के बारे में संशय है। ह्यूमन के केस में रिलैक्सिन के बारे में क्या है? कंफर्म नहीं है, संशय है। क्लियर? ये हार्मोन्स तो वो हार्मोन्स है जो कि आपके पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा और हार्मोन्स का लेवल भी कई टाइम बढ़ जाता है। चाहे वो एड्रेनल कोर्टेक्स का कोर्टिसोल हो, चाहे वो थायरोक्सिन, चाहे वो प्रोलैक्टिन हो। क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल क्यों बढ़ेगा? प्रोलैक्टिन का काम क्या है? अभी पढ़ेंगे, अभी प्रोलैक्टिन का काम भी आएगा। अभी हमने मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर में आपको बताया था ना उसने, तो वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे। प्रोलैक्टिन का काम भी बढ़ेगा। प्रोलैक्टिन का, इनका कई कई गुना काम बढ़ जाए। इन हार्मोन्स का काम क्या है? ये कई मात्रा में बढ़ जाते हैं इनका सिक्रेशन। क्यों? हाँ, डबल काम करना होता है। और ये मदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके हेल्थ के लिए, है ना, प्लेसेंटा के मेंटेन प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए ये हार्मोन्स जरूरी है। इसलिए इनका लेवल बढ़ जाता है, इनके काम बढ़ जाते हैं। इनके काम क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ आप देखो, इम्प्लांटेशन की घटना हुई है, उसके बाद बाहर वाली लेयर अपना काम कर रही है, अंदर वाली लेयर अपना काम कर रही है। तो अभी तक मैंने बाहर वाली लेयर का काम बताया। इसका मतलब ये नहीं कि पहले बाहर वाली लेयर का काम खत्म होगा फिर नहीं, ये साइमल्टेनियसली ही चलते रहते हैं। जो इनर सेल मास है बच्चे, क्या है? इनर सेल मास है, इसमें भी क्या होता है? चेंजेस आते हैं, और ये बनाती है, शुरू होता है गैस्ट्रुलेशन। क्या होता है? क्या होता है गैस्ट्रुलेशन? गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है जो इनर सेल मास लेयर है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म में और बाद में फिर मेसोडर्म में जैसी लेयर्स का निर्माण करती है, और इन्हीं से फर्दर जाकर फिर पूरे के पूरे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इनर सेल मास ही क्या बनाती है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के बाद
तो शुरू में आपका एम्ब्रियो बिल्कुल शुरू में जब गैस्ट्रुलेशन शुरू होता है आपका एम्ब्रियो क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक? डिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है? फिर उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक बनता है, फिर मीजोडर्म डेवलप होती है ना। और मीजोडर्म से बहुत सारे ऑर्गन से डेवलप होते हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म आपके ऑर्गन्स बना रही है ना। और मीजोडर्म बहुत सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी में बनाती है। हाँ, मीजोडर्मल इन ओरिजिन रहते हैं। क्लियर? इसके बाद क्या होता है बच्चे शुरू? हाँ, डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो का क्या होगा बच्चे? डेवलपमेंट होगा एंड पार्चुरेशन। क्या होगा? एंड लैक्टेशन होगा। पार्चुरेशन होगा और पहले पार्चुरेशन और लैक्टेशन को पढ़ने से पहले डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन के केस में माँ के पेट में एम्ब्रियो जो है 9 मंथ तक स्टे करता है। और ये जो पीरियड है ये क्या कहलाता है? गैस्टेशन पीरियड। तो गैस्टेशन पीरियड कितना है? 9 मंथ। इस 9 मंथ को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। 9 मंथ को कितने में बांटा गया है? 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। और कितने कितने महीने के होते हैं? 3-3 महीने के होते हैं। तीसरा महीना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। और एक महीने में कितने वीक होते हैं बच्चों? 4। तो यहाँ पे पहले 4 वीक, 8 वीक, 12 वीक, 16 वीक, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28 के बाद क्लियर? यहां तक बात आ गई समझ? अब भैया माँ के बोम्ब में एम्ब्रियो डेवलप करना, ठीक है। इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म अपना काम करना शुरू कर देते हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म अपना काम करना शुरू कर देते। क्लियर? अगर हम देखें फर्स्ट मंथ के बाद, आफ्टर 1 मंथ एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं हार्ट। हार्ट जो है बच्चे में बन जाता है। और जब हार्ट बनता है तो हार्ट बीट भी सुनाई देती है। तो पहले महीने के बाद जब कोई प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर वॉम्ब की हेल्थ चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप से बच्चे की हार्ट बीट को चेक करते हैं कि भाई हार्ट बीट प्रॉपर सुनाई दे रही है या ठीक है। प्रॉपर सुनाई दे रही है, बेबी इज हेल्दी। बेबी तो नहीं कहेंगे अब उसे, उसे कहेंगे कितने वीक का हो गया? 8 वीक तक तो कहते हैं उसे क्या? एम्ब्रियो। और 8 वीक के बाद क्या कहना शुरू कर देते हैं? फीटस, है ना। लेकिन एनसीईआरटी फीटस ही लिख रही है तो आप फीटस ही मान लीजिएगा, है ना। कोई डिस्टिंग्विश मत कीजिए। फीटस जो है हेल्दी है। फीटस क्या है बच्चे? हेल्दी है, क्योंकि उसमें क्या हुआ है? हार्ट बीट बढ़ी, ठीक है, पहले वीक, पहले मंथ के बाद। अब आता है दूसरा मंथ, जो एनसीईआरटी उतना ही पकड़े जितना एनसीईआरटी लेगा, क्योंकि डेवलपमेंट में तो फिर पूरी एक बुक है, वो इसे आप ही पढ़ पाएंगे, है ना। कोई भी नहीं पढ़ेगा एमएस, वो तो फिर बाद में पूरे जब आप पढ़ोगे आप, लेकिन कब पढ़ोगे? जब सिलेक्शन लेके जाओगे, है ना। पूरा तो तब हमारी छोटी छोटी बातें याद आएंगी आपको, यहाँ वाली कि सर ने अच्छा ये बताई थी बातें। वहां तो क्योंकि डिटेल पढ़ोगे तो सर ने ये, वहां पे हमारी बातें ऐसे लगेंगी जैसे हमने हेडिंग बताया और यहाँ पे हम डिटेल पढ़ रहे हैं। लेकिन पहला स्टेप तैयार करना है हमें, तो अभी तो हेडिंग ही हमारे लिए महत्वपूर्ण
पहली बात के लिए तो हेडिंग ही महत्वपूर्ण है, पहले तो हेडिंग ही याद हो तभी तो उसके अंदर का काम याद होगा। चलिए दूसरा वीक आ गया, दूसरा महीना। दूसरे महीने में क्या डेवलप हो जाएगा? है लिम्ब एंड डिजिट्स। लिम्ब एंड लिम्ब बोले तो और डिजिट्स बोले तो डिजिट्स बोले तो ये डेवलप हो जाती है। ये क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। ठीक है। आफ्टर थर्ड मंथ, आफ्टर लगभग महत्वपूर्ण ऑर्गन्स बन जाते हैं, सारे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। तीसरे महीने के बाद, तीसरे महीने के बाद महत्वपूर्ण ऑर्गन बन जाते हैं। और तीसरे महीने तक जिम्मेदारी कौन निभा रहा था? कॉर्पस लूटियम। समझिए कॉर्पस लूटियम क्यों जिम्मेदारी निभा रहा था 3 महीने तक, है ना? 3 महीने तक सारे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स एम्ब्रियो में, आपके फीटस में बन जाते। ठीक है। उसके बाद भैया यानी 3 महीने के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, है ना? आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या शुरू हो गया? सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया। और भैया कितने वीक पे हैं? 12 वीक के बाद कितना आएगा? है 16 वीक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू हो गया, 3 महीने हो गए पूरे। हाँ। उसके बाद देखो महत्वपूर्ण ऑर्गन तो बन गए, महत्वपूर्ण ऑर्गन तो बन गए। अब उन ऑर्गन्स के अंदर जो फर्दर डेवलपमेंट है वो होने शुरू होते हैं। क्या होने शुरू होते हैं? वो होने शुरू होते हैं। क्या क्या? जैसे कि भैया सिर के ऊपर बाल आना। क्या ना? सिर के ऊपर बाल आना। सिर के ऊपर बाल आते हैं। सिर के ऊपर बाल आने के बाद अब आपने देखा होगा जो 5वां महीना है, हाँ 5वां जो महीना है उसमें स्पेसिफिक घटना होती है। क्या? हाँ 2-3 स्पेसिफिक घटना होती है। एक तो क्या है? फर्स्ट फीटल मूवमेंट। जब बच्चा माँ को महसूस होने लगता है, वॉर्म में होता है तो माँ उसके मूवमेंट को महसूस करती है ना? बच्चे कभी इधर को वो मूवमेंट करता है, कभी इधर मूवमेंट करता है, ये मूवमेंट दिखाई देता है। इसके अलावा और क्या होता है? आईलिड्स जो है क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती है, ऊपर और नीचे वाली आई। और आईलैशेस जो है वो बन जाती हैं। आईलैश क्या होती है? बन जाती है। आईलैश क्या हो जाती है? उससे पहले कैसा लगता होगा? घूम आंखें खुली यूं, है ना? क्योंकि आईलैशेस के बिना मतलब इस तरह से क्या, या मैं बिल्कुल बंद कर लूं आईलैश को अपनी, एक बना लूं ना, बीच में बाल ना हो और पूरे के पूरे को कवर कर लूं। अजीब से लगता है, यूं लगता है, ऐसा लगता है ना? आईलैश आने से ही तो आदमी सा लगने लगता है। हाँ? तो इस तरह का लगता है बच्चे। चलिए और भाई बन गए सारे ऑर्गन, है ना? रेस्पिरेटरी ऑर्गन सबसे बाद में डेवलप होता है, ये बात हमने आपको बताई थी। और मूवमेंट बच्चे में है। और एट द टाइम ऑफ 9 मंथ, जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो फीटस कंप्लीटली ग्रो हो जाता है। फीटस कंप्लीटली क्या होता है? ग्रो हो जाता है। और 9 मंथ की जो हेल्दी कंडीशन है, जो नॉर्मल कंडीशन है, वो ये है कि बच्चे का सिर प्यूबिस की साइड होना चाहिए। प्यूबिक कैनाल जो है उस साइड बच्चे का क्या होना चाहिए? बच्चे सिर होना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका क्या बाहर आता है? सिर बाहर आता है। और जब सिर बाहर आ जाता है तभी पूरे के पूरा बच्चा जो है थ्रू बर्थ कैनाल जन्म ले लेता। ठीक है।
और बच्चे के जन्म लेने की घटना को हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। क्या कहते हैं बच्चे? पार्चुरेशन। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसे इतना आसान मान के मत चलिए। जब आपने देखा होगा कि जब कोई लेडी किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसके जो हमारे बुजुर्ग जो है उसे कहते हैं कि इसका पुनर्जन्म हुआ है। लेडीज का क्या कहते हैं? पुनर्जन्म बताते हैं कि भाई इसका पुनर्जन्म दोबारा हुआ। क्यों? क्योंकि ये बच्चों एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, देखने में इतना आसान लगता है, इसलिए अभी आप इस जन्म के प्रोसेस को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि सृष्टि के निर्माण में हमारी स्पीसीज को प्रिजर्व रखने में लेडीज का कितना बलिदान है, कितना त्याग है, कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए दे आर हाईली रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी ऑन दिस अर्थ। ठीक है ना? इसलिए लेडीज जो है हाईली रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, और हमारी रिलीजन में तो उन्हें देवी कहा जाता है ना। दे आर, उन्हें मतलब पूजा जाता है इस बात के लिए। हालांकि कुछ क्रिमिनल मतलब एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन दे आर हाईली रेस्पेक्टेड। अब देखेगा ये प्रोसेस, आप देखते हैं कि जिसे जन्म लेने का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, बहुत हर एक घटना अगर उस टाइम पे ना हो तो आप हो सकता है कि आपकी जो इश्यूज हैं वो बढ़ जाए। होता क्या है देखिए बॉम्ब में, अब उसके बाद बेटा जैसे ही 9th मंथ पूरे होंगे, सबसे पहले बर्थ पार्चुरेशन का इनिशिएशन शुरू होता है। जो फीटस पल रहा है वो सबसे पहले तो फीटस सिग्नल भेजता है। फीटस क्या करता है? सिग्नल्स देता है कि भैया अब अंदर का जो एटमोस्फेयर है अब मेरे माफिक नहीं है, मुझे यहां से बाहर जाना है, मुझे यहां से बाहर जाना है, क्योंकि मेरा जितना डेवलपमेंट यहां था वो पूरा हो चुका है। क्लियर? वो सिग्नल देता है। उसके सिग्नल से क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो हल्का सा ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, हल्का सा, जिससे कि एक माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन यूट्रिन बॉल में, ये यूट्रिन बॉल में आता है। इसे हम क्या कहते हैं? एक साइन करा लेते हैं। इसे एक रिफ्लेक्स का नाम दिया गया है। इट इज ए रिफ्लेक्स। किसका है? इजेक्शन करना है? कौन इजेक्ट होगा? तो इसका नाम क्या आ गया? हाँ, इसे कहा गया फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या कहता है? फीटस इजेक्शन, जो ट्रिगर की तरह कार्य करता है मदर के लिए। मदर के लिए क्या करता है? और फिर लार्ज अमाउंट में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। कौन करता है ये रिलीज? मदर। मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ध्यान कीजिए, बच्चे ने अंदर, इसलिए कहते हैं कि आपने सुना होगा कि माँ जो है अपने बच्चे से बात करती है जब वो उसके वोम में होता है, उसकी भाषा को समझती है ना। और ये भाषा वही है कि बच्चे ने इनिशिएशन दे दिया मदर को, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड, बच्चा यहां है, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड यहां है, तो उसे मैसेज मिल जाता है। वो ऑक्सीटोसिन को क्या करती है? हाई क्वांटिटी में रिलीज करती है। उससे क्या होता है? यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? बढ़ता है, जिससे यूट्रिन में बहुत तेज तेज कंट्रैक्शन होते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूअस। और फिर इससे ही लेबर पेन आते हैं। इससे ही क्या आते हैं? लेबर पेन आते हैं। और लेबर पेन आने पर जब कॉन्ट्रेक्शन हाई हो जाता है, जब कॉन्ट्रेक्शन क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, तब बेबी जो है क्या आ जाता है? थ्रू बर्थ कैनाल के थ्रू इस नई दुनिया में आ जाता है। इट इज नोन एज पार्चुरेशन। क्लियर? लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई। उसके साथ साथ प्लेसेंटा भी बाहर आता है। उसके साथ साथ क्या बाहर आता है? प्लेसेंटा भी बाहर आता है ना। अब क्या बच्चा मां से बिल्कुल अलग हो चुका है? किससे कनेक्टेड है? अम्बिलिकल कोर्ड। किससे कनेक्टेड है? हाँ, एक बात और सुनिए, एक गलतफहमी मैं आपकी दूर कर दूं। बच्चों,
हालांकि प्रोसीजर बहुत है ना। आपने एक डायग्राम देखो, एक जो बॉम्ब दिया हुआ है ना, दे रखा है। यस। ये हाँ, इसमें जो सर्विक्स वाला रीजन है उसमें एक सर्विक्स प्लग भी लिया होगा, सर्विक्स प्लग लिखा हुआ होगा, है ना। हाँ, ये प्लग तो शुरू में बन जाता है, ये प्लग भी और स्पर्म को अंदर जाने से रोकता है। और बॉम्ब ये हाईली कॉन्टेक्टाइल टिश्यू है, किसमें, सर्विक्स में। सर्विक्स एक नैरो ट्यूब है, बहुत नैरो ट्यूब है, एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ये चौड़ी हो जाती है काफी, है ना। 10 सेंटीमीटर का सिर जो है बढ़ा सके। बच्चे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कंधे जो है सिर के पीछे ही होते हैं। कभी आप सोचे कि कंधे अलग से रहेंगे तो चौड़ाई ज्यादा रहती है, नो, बर्थ में सिर ही बाहर रहता है। आपने देखा होगा एक बहुत बढ़िया फिल्म आई थी, कुछ फिल्म बढ़िया होती हैं जो हमें इस प्रोसीजर को बताती हैं, यू नो, 3 इडियट। और 3 इडियट में एक डिलीवरी दिखाई जाती यस सर। है ना, कि उसमें थोड़े से प्रोसेस का जिक्र किया जाता है, क्योंकि आमिर खान है, सेंसिटिव टॉपिक पे पिक्चर बनाते हैं, और वो टॉपिक जो आम आदमी के लिए फायदेमंद भी हो और व्यवहारिक भी हो। तो उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से 3 आईआईटीएन बच्चे एक मेडिकल घटना को परफॉर्म करते हैं, है ना, इमरजेंसी में, इन द केस ऑफ इमरजेंसी, उसमें ये चीज दिखाई गई है। तो बच्चे सर्विक्स कैनाल, वेजाइना के थ्रू बेबी बाहर आ गए, यहीं पे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, है ना। ये मैंने कहा प्लेसेंटा आता है तो फट जाता है, वो पूरे का पूरा अंदर का प्लेसेंटा फट जाता है, लिक्विड बाहर आ जाता है, यहीं पे हार्मोनल और चेंज होने बहुत जरूरी है। अगर ना हो तो यहीं पे मामला फंस जाता है। कभी कभी डॉक्टरों को, अब डॉक्टर को कह तो देते हैं, आम आदमी जाके कहता है यार डॉक्टर ने ये कर दिया वो कर दिया, कभी कभी यहीं पर आके डॉक्टर को निर्णय लेना पड़ जाता है, भाई अब ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा एंडोक्राइनल और न्यूरो एंडोक्राइनल यस सर। कम्युनिकेशन है ना, वो प्रॉपर नहीं होगी। उस कारण से बच्चे का सिर फंसा रह गया, बच्चे का सिर क्या रह गया, फंसा रह गया। अब वो कंडीशन गड़बड़ हो गई कि अब बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा, जितनी ज्यादा बच्चे पे जोर नहीं लगाया जा सकता, वो मर जाएगा, स्ट्रेंथ कोमल है। तो उस कंडीशन में क्या, अगर कहीं दीवार में देखो, सीधा प्रोसेस तो सीधा सा है, कोई चीज आप बाहर निकाल रहे हैं, दीवार रोड़ा बन रही है, अंदर वाली चीज डेलिकेट है, अगर नहीं आ रही तो आपके पास क्या ऑप्शन है, दीवार को तोड़ो, दीवार को तोड़ो। अब यही ऑप्शन डॉक्टर के पास बनता है भैया, अगर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कभी कभी सारी डिलीवरी नॉर्मल चलती है 9 के 9 मंथ, और फिर लास्ट में जाके एट द टाइम ऑफ कह दिया जाता है कि सीजर, या कभी कभी ठीक चला, बच्चा मूव कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, उनके पैर आगे आगे मूवमेंट करते करते भैया कौन सा हिस्सा आ गया, पैर आ गए। पैर तो आसानी से निकल जाएंगे, फंसेगा क्या, और हाँ। फंसेगा क्या। अब ऐसे केस में डॉक्टर, जब आप कहते ये है कि अरे बता डॉक्टर कैसा है, अब तक तो कह रहा नॉर्मल है नॉर्मल है, एंड टाइम पे आके कह रहा है ऑपरेशन होगा, तो भैया डॉक्टर के पास और कोई चारा नहीं रहता ऑपरेट करने के अलावा, है ना। क्योंकि घूमते घूमते बच्चा जो है क्या आ गया। कभी कभी क्या होता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड फंस जाती है बच्चे में, देखो कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, अम्बिलिकल को गले के बाहर चारों तरफ फंस जाए, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराता है, देखता है अम्बिलिकल कॉर्ड की क्या कंडीशन है, भाई गले के पास तो नहीं फंसी हुई, बच्चे को निकालेंगे का पता लगा रस्सी बन गई और गला घुट गया दम, ऑपरेशन है, क्या रह गया, ऑपरेशन रह गया, है ना, क्या रह गया। सर ये भी एक मूवी में था, रोबोट यस हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड पर जाते हैं। होते हैं ये सब केसेस होते हैं, ये सब, अरे इम्प्लांटेशन एक केस जो सबसे सीवियर है, जो शुरू में ही हो जाता है, और वहां पे तो बस जान और मान का मतलब आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन ओविडक्ट के अंदर हो जाता है, सर एक सर कहते हैं एक तो प्रेगनेंसी। ओविडक्ट के अंदर ही, अब ओविडक्ट कितनी बढ़ेगी, फट जाएगी वो एक दिन, यस। तो उस केस में भी डॉक्टर कट करते हैं ओविडक्ट, ओवा को बाहर निकालते हैं, तो डैमेज हो ही गया, ठीक है ना। अब एक ही ओवरी फंक्शन रह जाएगी,
और फिर डॉक्टर के ट्रीटमेंट में रहते हैं वो, हैं? बहुत कॉम्प्लिकेशन है बच्चे, बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और बताता हूँ आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें। ये बच्चों हेरिडिटरी है। क्या है? हेरिडिटरी। अभी आप देखा होगा, ये आपकी बुक में ही है, ये उसमें से बता रहा हूं मैं सारे कॉम्प्लिकेशन। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना, Yes, sir. उसे लेके टेस्ट किए जाते हैं कुछ बीमारियों के, कुछ टेस्ट किए जाते हैं कि भैया जो बच्चा वोम में फंसा पड़ा हुआ है, उसे कोई हेरिडिटरी डिजीज तो नहीं है। उसमें से एक डिजीज आती है क्या? 3 महत्वपूर्ण बीमारियां दे रखी हैं आपकी उसमें। नंबर 1 सिंड्रोम है, वो एक तरह का सिंड्रोम है ना। नंबर 2 हीमोफीलिया। नंबर 3 एक और बीमारी दे रखी थी, हाँ, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। और एक मंगोलिक डाउन सिंड्रोम, मंगोलिक जड़ता जिसे हम कहते हैं, है ना, डाउन सिंड्रोम। क्या आता है बच्चे? डाउन सिंड्रोम। क्या होता है डाउन सिंड्रोम? कौन बच्चा बताएगा मुझे? 23 में 21वें ऑटोसोम, 23वां तो सेक्स क्रोमोसोम होता है। देखिए, आदमी में 22 जोड़ी ऑटोसोम और 23वीं जोड़ी किसकी होती है? सेक्स क्रोमोसोम्स की। 22 प्लस एक्स वाई है भैया, या 44 प्लस एक्स एक्स, या 44 प्लस एक्स वाई। पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, इस तरह से जो 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम हैं तो होने चाहिए, लेकिन 2 के बजाय कितने हो जाते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 47। कितने हो गए? 47। अब एक ऑटोसोम बढ़ने से, आप कहेंगे एक ऑटोसोम बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? पड़ जाता है बच्चे, बहुत फर्क पड़ जाता है एक ऑटोसोम के बढ़ने से, है ना। उस बच्चे का सारा अंदर का सिनेरियो चेंज हो जाता है। मंगोलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी आंखें जो है मंगोलों की तरह तिरछी हो जाती है। मंगोलों की तरह क्या हो जाती है? ये ऊपर आ जाती है, हाँ, मंगोलिक हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2 फूटदार हो जाती है मुझे, मेंटली वो डेवलप नहीं होती। हाँ, हमारे मोहल्ले में अभी एक नई फैमिली आई है, उनकी एक बिटिया है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। आती खेलने आ जाती है, तो हम बहुत लगाव रखते हैं उससे, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्या, हमने पहले एक पेट पाला था, तो उससे उसे बहुत लगाव था। फिर पेट हमारे लिए इतना खतरनाक हो गया, हमारे घर के सारे मेंबर को रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़े, वो सब ये काट लेता था। मैंने कहा यार, ये अब तो हम खुद लगवा रहे हैं, फिर ये मोहल्ले वालों को काटेगा, तो हमारी तो सारी तनख्वाह इसमें ही चली जाएगी। तो हमने उसे डिस्पोज किया। बेचारी उस दिन बहुत नाराज हुई है, बहुत दुखी हुई वो, और उस दिन से रोज आके पूछती है, आप एचजीओ को लिया है? मैंने कहा नहीं लाए। तो बच्चे देखो, नॉर्मल है वो, वैसे, लेकिन थोड़ा सा है मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड। तो भैया डाउन सिंड्रोम का पता लग जाता है, अगर है तो उसका इलाज हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया में जो आप आरबीसी होती है, वो हंसिया के आकार की हो जाती है, पूरी नहीं होके चंद्राकार हो जाती है। जब चंद्राकार हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन घट जाएगा, उसमें हीमोग्लोबिन घट जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी इसकी? हाँ, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। तीसरी क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? अच्छा, ये जो हीमोफीलिया है, ये एक क्या है? लिंग सहलग्न रोग है सेक्स लिंक्ड डिजीज है। इसके जो जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र पर होता है। क्या होता है? और ये तभी प्रभावी होता है, ये तभी होता है लेडीज में, तो अगर वो होमोजाइगस हो, दोनों एक्स गुणसूत्र पर इसके जीन्स हो, तो लेडी भी क्या होगी? हीमोफिलिक। और आदमी के लिए तो एक ही एक्स पे हो जाएगा, एक ही एक्स जाएगा। नहीं, देखो, इसमें है
ये एक गर्ल है विथ कैरियर है। ये हीमोफीलिया नहीं है इसे। हीमोफीलिया से तब होता अगर इस एक्स पे ये जीन है, इस पर भी ये हो, क्योंकि तभी होमोजाइगस कंडीशन बनती है। तो ये कैरियर है, दो तरह के अंडे बना रही है ये। एक वो जिनमें ये जीन है और एक वो जो नॉर्मल। लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, दोनों स्पर्म क्या है, नॉर्मल है। अगर ये एक्स इस एक्स के साथ मिल जाए, अभी रुक जाओ, चुप रहना, और ये एक्स इस वाई के साथ मिल जाए, इस बेबी को हीमोफीलिया होगा, इसे हीमोफीलिया होगा। यस, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, बैठ जाओ। इसे हीमोफीलिया क्यों नहीं होगा? क्योंकि गर्ल्स के केस में क्या होना चाहिए, दोनों एक्स पे होना चाहिए, होमोजाइगस होना चाहिए। और इसके लिए तो दूसरा कोई विरोध करने वाला है ही नहीं, इसे दबाने वाला है ही नहीं कोई। तो इसमें तो अकेले में ये हो जाएगा, है ना। तो लेडी जो है, गर्ल्स जो है इसकी क्या होती है, प्राय कैरियर होती है। और जेंट्स इसके शिकार बन ही जाते, इसके शिकार क्या होते हैं, बन ही जाते, है ना। एक कंडीशन ये भी पूछी जा सकती है आपसे, एक कंडीशन ये भी पूछी जा सकती है आपसे, एक कंडीशन उसकी बात तो सर था। ये भी पूछी जा सकती है आपसे। यस सर। कंडीशंस तो कोई भी बनाई जा सकती है, सवाल तो कहीं भी कुछ भी कैरी करके पूछा जा सकता है ना। तो और अगर ये कंडीशन हो, जैसा कि हमारे समाज में ढूंढते हैं, यार इसे हिमोफीलिया, इसके लिए लड़का भी ऐसा ढूंढ लो जिसे हिमोफीलिया हो, है? अब देखना इसका, इसकी इसकी बनाओ जरा, यस प्रोजेनी, सबके पास। है। कल ये बीमारियां फैल जाए, ये बीमारी ऐसी फैलेगी, ब्लास्ट, है ना, कोई बचेगा ही नहीं, सब नहीं। कोई बचेगा ही नहीं। और फिर जब कोई नहीं बचेगा तो फिर यही प्रैक्टिस आगे चलती रही तो भैया, है ना। इसलिए कभी कभी मैचिंग भी ठीक नहीं रहती है। चलिए, यहां तक आ गया भैया। इस जो अम्बिलिकल फ्लूइड लिया जाता है ना, अब क्या है किया है कि डॉक्टर्स लोग जो हैं लालच में आ जाते हैं कुछ। यस सर। इंसान है ना, किस में आ जाता है, लालच में आ जाता है। तो इसका एक नुकसान ये भी है, देखो पहले तो अल्ट्रासाउंड था, क्या था, अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता था। तीसरे महीने में मैंने कहा था कि जेनेटल ऑर्गन्स बन जाते हैं, जेनेटल ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, तीसरे महीने में बन जाते हैं। तो पता लग जाता है होने वाली संतान लड़का होगी या लड़की। चलो उस पर सरकार सख्त हो गई। अब ये क्या, इससे भी पता लग जाता यस सर। है, इससे भी सेक्स डिटर्मिनेशन का पता लग जाता है। हालांकि किया तो ये अच्छे के लिए था भाई, कोई संतान अगर कौम में, लेकिन हम लालची हैं, हम क्या हैं, लालची हैं। हमारे अंदर लालच का कीड़ा उग जाता है किसी किसी के बीच में, सबके बीच में नहीं, कुछ लोगों के बीच में। डॉक्टरी का प्रोफेशन बहुत नोबेल होता है, बहुत क्या होता है, नोबेल। नोबेल जानते हैं, बहुत पवित्र पेशा है। एक व्यक्ति अपने शरीर के बारे में, देखो दो चीजों के जो प्रोफेशन है बहुत नोबेल प्रोफेशन होते हैं। नंबर एक टीचर का, नंबर दो एक डॉक्टर। टीचर का क्यों है, जो आपका प्राइमरी टीचर है ना, सबसे पहले जब आपके माँ बाप आपको प्राइमरी की क्लास में डालते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना, आगे भविष्य में कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप अपने बच्चे को स्कूलिंग शुरू करें तो द बेस्ट टीचर जो हो ना उनके साथ कराएं। क्यों, क्योंकि आपने जितना भी कष्ट भेग होगा है उस बच्चे को 6 साल तक किया है, उसके अंदर जो सेटिंग होगी ना, किसकी होगी, उस टीचर्स के विचारों की होगी, जो जिसको आप सौंप के आगे, जिसको आप सौंप के आगे। अगर वो गलत है, देखो सीधी सी बात है, अगर वो हेल्दी नहीं है सोशली मेंटली किसी भी तरह से,
तो आपके बच्चे में भी वैसे ही विचार वो डाल, है ना? इसलिए आपका इंस्टीट्यूट जिसमें आप डालें वो हेल्दी रहना चाहिए बहुत। आप अपना मतलब कि भाई आजकल 2-2 बच्चे हैं, फिर आजकल तो कॉन्सेप्ट आ गया एक ही बच्चे का। यस सर। जो क्योंकि सब बिजी हैं अपने काम में, किसी के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। तो एक बच्चे का आ गया, तो उसमें भी बच्चा हुआ, अब उसकी स्कूलिंग शुरू हो रही है, आपने उसे गलत जगह डाल दिया, तो ये आपके लिए जीवन भर का रोना हो जाएगा। तब आपको अपनी सारी मेहनत, अपना सारा काम, अपना सारा भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगेगा, आपके उस जरा से आराम वाले या थोड़े आलस या थोड़े गलत निर्णय के कारण। इसलिए स्कूलिंग हमेशा बेस्ट जगह से कराए। बेस्ट जगह क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, आप और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं कि संसार में जो ज्ञान है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो खुली सोच है, वही आगे बढ़ती है। दबी सोच, फ्रैक्टेड सोच आदिवास की तरफ लेके जाती है आपको, क्योंकि आपको आगे बढ़ना। तो इसलिए बढ़िया इंस्टीट्यूट, बढ़िया स्कूल में आपका बच्चा होना चाहिए। बच्चे के बिहेवियर पे आपको रोज चेक होना चाहिए। माँ तो रोज बात करती है अपने बच्चों से, तो वो पकड़ लेती है, एक समझदार माँ पकड़ लेती है अपने बच्चे के बिहेवियर में जरा सा भी चेंज आता है। यहीं से पहला फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। यहीं से बच्चे के साथ अगर कुछ गलत हुआ होता है, कुछ अच्छा हुआ होता है, तो यहीं से उसके दिमाग में ग्रंथि बैठनी शुरू होती है। छोटे बालपन से ही उसकी बातों का जवाब जब नहीं दिया जाता, उसे अटेंड जब नहीं किया जाता। हालांकि आज की डेट में मोबाइल है, बहुत बड़ा खतरा है। माए माँ बाप अपने बच्चों को अपनी से दूर करने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमाए दे रही, तो अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो मोबाइल में ढूंढता है, क्योंकि उनकी परवरिश माँ नहीं, मोबाइल कर रहा है। तो बच्चों, मोबाइल इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन बच्चों की परवरिश में उसे मत लाइएगा। खतरनाक स्थिति है ना? तो मैंने कहा है कि भाई अभी हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत जरूरी है, हर एक को जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे, तो भैया हम बताएंगे आपको कि क्यों जरूरी है। जिस बातों को लेकर हम समाज में हेजिटेट होते हैं, अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं, या कहीं से मिसकंसेप्शन रखते हैं, गलत बातें सुनते हैं, गलत सॉल्यूशन लेते हैं, तो वो और ज्यादा खतरनाक स्थिति है। इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत सोसाइटी को है ना? रिप्रोडक्टिव हेल्थ होने का मतलब एक वाइड पर्सपेक्टिव एक बड़ा गोल है ना? छोटी बात नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ होने का मतलब कि आप उसे छोटी सी बात तक के लिए सीमित कर दें। नहीं, इतनी छोटी बात नहीं। तो भैया जन्म हो जाता है बच्चे का, जन्म के बाद क्या होता है? लैक्टेशन। लैक्टेशन के लिए क्या है? लैक्टेशन किसके पास है? मेल के पास है या फीमेल के पास है? फीमेल के पास। पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड क्या है? पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या है बच्चों? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। गर्ल्स में पेक्टोरल मेजोरिस मसल से बाहर 2 to 6 जो रिब्स है आपकी, उस एरिए में जो स्वेट ग्लैंड है, वो बच्चों मेमरी ग्लैंड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मेमरी ग्लैंड का निर्माण करती है। मेमरी ग्लैंड में दो हिस्से होते हैं, एक उसका फैटी पार्ट है और एक उसका ग्लैंडुलर पार्ट है। फैटी पार्ट है और एक उसका क्या है? ग्लैंडुलर पार्ट है। अगर आप देखें एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम को आप देखेंगे, उसे और ज्यादा क्लियर कर देता हूं।
एक से ही समझ लेंगे, बाकी सब में वही है। नो, नमस्कार। हाँ जी सर, क्लास में हूँ, बताओ। येलो की वो पूरा है ऊपर ही, नहीं है। हाँ हाँ, ऊपर है अभी। हाँ हाँ, उसके ऊपर वो बता देंगे उन्होंने। हाँ, त्यागी जी हैं, एक त्यागी जी हैं, एक शर्मा जी हैं। जी। देखो बच्चों, ईच मेमोरी ग्लैंड में मैंने बताया दो पार्ट होते हैं। एक उसका क्या है, एक्टिव पार्ट है, एडिपोज टिश्यू है, और दूसरा उसका ग्लैंडुलर पार्ट। एडिपोज टिश्यू जो फैट वाला एरिया है, उसी से मेमोरी ग्लैंड का साइज जो है अफेक्ट रहता है। हालांकि प्रेगनेंसी में मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का जो है रिएक्शन बढ़ जाता है। अब इसमें जो ग्लैंडुलर पार्ट है, उसमें आप देखेंगे 15 से 20 तक एक लोब है। मेमोरी लोब्स कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, मेमोरी लोब्स कहते हैं। ये लोब्स जो है छोटे छोटे लोब्यूल्स में बटे होते हैं, और लोब्यूल्स के अंदर एल्वेलाई होती है। क्या होते हैं लोब्यूल्स के अंदर, एल्वेलाई। देखिए डायग्राम को, उस डायग्राम में लिखा भी हुआ है और बताया भी हुआ है। मेमोरी लोब दिखा रखे हैं, उसके अंदर कौन है, एल्वेलाई है। हालांकि लोब्यूल्स का इसने जिक्र नहीं किया। लोब्स है, लोब्स पहले लोब्यूल्स में बटे हैं, लोब्यूल्स के अंदर ही क्या है, बहुत सारी एल्वेलाई जो है, क्या है भैया, ये एपिथेलियल सेल्स की बनी है। किसकी बनी है, क्योंकि प्रोलैक्टिन के एक्शन से यही मिल्क क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। देखो तीन चीजें हैं, मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का सिक्रीशन, मिल्क का इजेक्शन। ये तीनों आती हैं लैक्टेशन में। लैक्टेशन जो घटना है ना, लैक्टेशन हमने कही है, लैक्टेशन, लैक्टेशन में कितनी कितनी बातें आती हैं। नंबर एक, मिल्क प्रोडक्शन, फिर मिल्क सिक्रेशन, और फिर मिल्क इजेक्शन। क्या मतलब है इनका, मिल्क प्रोडक्शन का मतलब तो मिल्क प्रोड्यूस हो। अभी सिक्रेशन का मतलब भी बताऊंगा मैं। तो मिल्क प्रोड्यूस कौन कर रहा है, हाँ? ये कह रही प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इंड्यूस कर रहा है, वो तो एक हार्मोन है। उसने कहा काम करो, जैसे मैंने कहा कि पढ़ो, तो आपको इंड्यूस कौन कर रहा है, मैं पढ़ थोड़ी ना रहा हूँ। पढ़ कौन रहा है, आप पढ़ तो आप रहे हो, मैं थोड़ा ना पढ़ रहा हूँ, मैं तो इंड्यूस कर रहा हूँ आप। मैंने तो कहा कि ये काम करो। तो ऐसे ही प्रोलैक्टिन कह रहा है कि भाई मिल्क प्रोड्यूस करो। मिल्क प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, मेमोरी, मेमोरी एल्वेओलर में। एल्वेलाई आपने किस में पढ़ी थी, एक जगह और लंग्स में पढ़ी थी, ठीक है ना। इनमें मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। इनमें छोटी 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 डक्ट्स होती हैं। क्या होती हैं, डक्ट। ये क्या बनाती है, ट्यूब्यूल्स बना लेती है। क्या बनते हैं, ट्यूब। और ये जुड़ के क्या बना लेती है भैया, मेमोरी डक्ट। ये मेमोरी कैनाल्स बना लेती है।
क्या बना लेती हैं? या मेमोरी ट्यूब्स बना लेती है। कुछ भी नाम लिखा होगा, कैनाल्स लिखा होगा शायद, जहां तक डक्ट लिखा है, मेमोरी डक्ट। और इसका हिस्सा एक फूल जाता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला। एम्पुला के बाद, एम्पुला के बाद ये खुलती है लैक्टियल डक्ट्स। किसमें खुलती हैं? लैक्टियल डक्ट्स में। अब सुनिए, मिल्क प्रोड्यूस कहां हुआ? एल्वेओलाइन। अब वहां से मिल्क बन के इस एम्पुला में आके स्टोर हो गया। होता रहा, थोड़ा ही स्टोर होता है, ज्यादा नहीं होता। अब वहां से जब मिल्क आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? सिक्रीशन। क्या कहेंगे? और जब ये लैक्टियल डक्ट के द्वारा निपल्स के थ्रू बाहर आता है, इसे कहते हैं इंजेक्शन। तो एम्पुला से लैक्टियल डक्ट के थ्रू बाहर आने का कंट्रोल किसके हाथ में है? ऑक्सीटोसिन के हाथ में। किसके हाथ में? ऑक्सीटोसिन करता है इजेक्शन। क्लियर? प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन करा रहा है हार्मोन। कौन करा रहा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करा रहा है। ऑक्सीटोसिन का एक काम आपने पढ़ा था, क्या? कॉन्ट्रैक्शन। कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट कराता है ये। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन ही है एक तरह का। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन ही है एक तरह का, है ना? इजेक्ट तभी हो रहा है, इजेक्ट तभी हो रहा है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, ऐसा एक नाम बताओ जो आपकी एनसीईआरटी में है और मैंने अभी तक नहीं लिखा यहाँ पे। एरियोला। क्या होता है ये? यहाँ पे देखो, मेमोरी ग्लैंड में निपल्स है और निपल्स के चारों ओर एक एरिया होता है जो पिगमेंटेड तो है, हाईली पिगमेंटेड ये रहता है, ये भी पिगमेंटेड है, लेकिन इसमें सिबेशियस ग्लैंड जाता है। कौन सी ग्लैंड जाता है? सिबेशियस ग्लैंड जाता है। क्या काम है इसका? ऑयल करता है, ऑयल सिक्रीट करके इस हिस्से को ड्राई नहीं होने देता, रप्चर नहीं होने देता है, निपल्स को रप्चर नहीं होने देता। वरना यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ जाती है कुछ लेडीज को, फीडिंग कराने में बच्चे को प्रॉब्लम्स आ जाती है। आपने देखा हो शुरू में कुछ लेडीज को जो है क्रैक पड़ जाते हैं, है ना? वो अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाते, फिर डॉक्टर जो है कुछ ट्यूब्स भी देते हैं। तो वो कारण यही है, सिबेशियस ग्लैंड के कारण लुब्रिकेशन सही नहीं हुआ तो क्रैक आ जाते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा हर एक स्तर पे भैया कॉम्प्लिकेशन है, इतना आसान नहीं है कि आप सोचो कि बच्चे को जन्म देना, बच्चे को पालना और गर्भ में रखना इतना आसान है। हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तब एक प्रोलैक्टिन और माँ के बीच में एक ऐसा कनेक्शन होता है आप सोच नहीं पाएंगे। कभी कभी तो इतना ये कनेक्शन हाई होता है, अगर माँ ने बच्चे की रोने की आवाज सुन ली ना तो मिल्क जो है अपने आप एक्सट्यूट होने लग जाता है ना? इतना कनेक्शन हाई रहता है, मतलब ये सेंसेशन इतनी ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से एक बेबी जो है इस नई दुनिया में आया। हम, आप, आपके पूर्वज, उनके पूर्वज और उनके भी पूर्वज, और जब से ये दुनिया चल रही है हम सब का जन्म जो है इसलिए हुआ है। इसलिए बॉयज की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑलवेज रेस्पेक्ट गर्ल्स, ऑलवेज रेस्पेक्ट गर्ल्स, क्योंकि इस दुनिया में आपको लाने का जो काम है एक महिला ने किया। आपको इस दुनिया में लाने का कार्य किसने किया है? महिला ने किया। वो महिला कोई भी हो, वो महिला कोई भी हो, लेकिन एवरी लेडी इज रेस्पेक्टेड। अगर आपको ये शिक्षा आपके घर से दी जाएगी तब सोसाइटी में सेक्स एब्यूजेस, रेप्स जैसी जो घटनाएं होती हैं वो कभी नहीं हो, कभी नेवर, है ना? ये होती ही तब है जब हम लेडी को रेस्पेक्ट नहीं करते, और ये घर से शुरुआत होती है। सबसे पहले अपने घर की लेडी की रेस्पेक्ट कीजिए। इवन इट इज योर मदर, इट इज योर सिस्टर, इट इज योर ग्रैंड मदर, बुआ, ताई, चाची, कोई भी हो, रेस्पेक्ट एज ए लेडी उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, है ना? चलिए, अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक पे जो हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किस पे आते हैं बच्चों?
रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आते हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करें, आपको लगेगा कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो किसी इंडिविजुअल के सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी हो और वो फंक्शन नॉर्मली करते रहे, वो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हो। आपको मोटा मोटा ये लगेगा कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब शायद ये है। इट इज नॉट। इसके साथ कुछ और भी एस्पेक्ट जुड़े हैं। बिहेवियर एंड सोशल एस्पेक्ट भी जुड़ा है। बिहेवियर एंड सोशल एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है। और अगर हम WHO की बात करें, किसकी बात करें? कोई नहीं बोलेगा। किसी बच्चे की आवाज नहीं आएगी। WHO का नाम पहले बताओ, किस बच्चे ने नहीं सुना आज तक? वो हाथ खड़ा करो। अभी मैं इसकी फुल फॉर्म पूछूंगा। अच्छा, कितने बच्चों को ईमानदारी से पहले हाथ खड़ा कर लो जिसे फुल फॉर्म नहीं पता, वरना वो कहे कि सर ने तो हमें बेइज्जती सी कर दी। पहले हाथ खड़ा कर लो, इसलिए मैं कह रहा हूं बता दो किसे नहीं पता। एक बच्चे को नहीं पता, बाकी सबको पता है? हैं? क्या होती है फुल फॉर्म? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व का जिसके पूरे विश्व के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, WHO। जब भी विश्व में कहीं कोई नई बीमारी पनपती है या कोई नया इश्यू हेल्थ से संबंधित आता है तो सबसे पहले WHO एक्टिवेट हो जाती है। हाँ, WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ कई एस्पेक्ट को अपने अंदर कवर करती है। ये फिजिकल है, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। इनका मतलब समझिए। इतने सारे एस्पेक्ट को पकड़ के रखती है कि अगर भैया कोई फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली रिप्रोडक्टिव हेल्दी है तो हम उसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन कहेंगे। और फिर आगे ए सोसाइटी, अगली लाइन और बहुत खूबसूरत लिखी है इसमें, ए सोसाइटी विद हेल्दी फिजिकल एंड फंक्शनल रिप्रोडक्टिव, यानी एक ऐसी सोसाइटी हो जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो? हेल्दी। यानी उसकी ओवरी, उसके टेस्टिस, उसकी ओविडक्ट, यानी जो जिससे भी वो संबंधित है, जो भी आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े हैं वो क्या होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। पहली बात तो ठीक। नंबर 2, उनके फंक्शन नॉर्मल होने चाहिए। फंक्शन क्या होने चाहिए? नॉर्मल होने चाहिए। दूसरे, इमोशंस, भावनाएं। इट इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस। किसकी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, है ना? रिप्रोडक्टिवली, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये बात रिप्रोडक्टिवली ही कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव एक्ट जो है उसमें किसी की भावनाएं जो है आहत नहीं होनी चाहिए। इमोशनली वो हेल्दी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आप कभी कभी अखबारों में अलग अलग तरह की न्यूज पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की न्यूज पढ़ते हैं। यानी हीनियस सबसे देखिए कितनी बैड हो सकती है। देर आर सम पीपल दे विल सेक्स विथ डेड बॉडीज। यानी ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं जो डेड बॉडीज के साथ सेक्स करते हैं। अब देखिए कितने वो इमोशनली डिस्टर्ब है लोग। यानी उन्हें कुछ बिल्कुल यानी कहना चाहिए कि भाई वो आदमी कहलाने लायक तो है नहीं, इंसान तो उन्हें नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हमने कहा बिहेवियर, उनका बिहेवियर, बिहेवियर क्या होना चाहिए? हमारी सोसाइटी में, हम हिंदुस्तान में लोग हैं, हम सबसे पहले वो कंट्री हैं जो भैया रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सबसे पहले प्रोग्राम चलाए हुए 1951 से। हैं?
क्योंकि हमें पता था हमारे यहाँ के लोग बिल्कुल ठूठे हैं इस मामले में, शाई हैं बहुत, बातें नहीं करते हैं, हेल्दी बातें नहीं करेंगे तो हेल्दी बात नहीं करेंगे, उसमें के पीछे डबल मीनिंग बात करेंगे, उसके पीछे क्या करेंगे, डबल मीनिंग बात करेंगे, या तो शर्माएंगे। अभी भी आपने देखा हो ना क्लास में कुछ, ये तो थोड़ी सी क्लास बैठी है ना, अ, अभी सरकार इसलिए चिंतित है कि कुछ बच्चे क्या होंगे, कुछ तो बिल्कुल मुंह लटका के नीचे बैठ जाएंगे जैसे ही बातें शुरू होंगी। बेटा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप पेट का दर्द भी बताते हैं उसे, कि मेरे पेट में दर्द, मेरे कमर में दर्द है, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे बुखार है। अगर एक सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले तो वो कहेगा साले तू अपराधी हो गया, क्योंकि हमारे समाज में एक भावना है, एक हीन ग्रंथि है कि जिसे अगर सेक्स रिलेटेड कोई डिजीज हुई तो साला ये आदमी गलत है। यस सर। पहली तो भावना ये है हमारी सोसाइटी में, और ये कैसे दूर होगी, जब आपकी अपनी खुद की दूर होगी, यस सर। तभी तो आप दूसरे की दूर करोगे। भाई सबसे पहले तो हमें अपनी दूर करनी है ना, हम किसी दूसरे के बारे में ये ना सोचें कि भाई अगर इसे ये डिजीज है तो इसके इश्यू कहीं भी हो, कुछ भी हो सकते हैं, बर्थ सिंस बर्थ हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई और कोज हो सकता है, कुछ भी कोज हो सकता है ना। आजकल लड़कियां टाइट जीन्स पहन रही हैं, क्या पहन रही है, टाइट जीन्स पहन रही है, पहनने नहीं चाहिए, जीन्स फॉर लेडीज तो है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ उनका बॉम्ब होता है ना, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके पेल्विस रीजन में ही, और टाइट जीन्स पहनेंगे पेल्विस रीजन में तो ये थोड़ा उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट है उन्हें इश्यू करता है। हालांकि उनकी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी पहने, मैं इस पर नहीं कुछ कह सकता, लेकिन भैया अपने ऑर्गन्स का भी ध्यान रखिए, है ना। लूज पहने, जीन्स पहने, लूज पहने, ज्यादा टाइट ना पहने, तो उससे भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं कह रहा था कि किस प्रकार से, तो भैया हम हेल्दी होने चाहिए कि हम अपने मन की बात सामने अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स को खुल के कह सके। डॉक्टर के पास जाएंगे आप और आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डॉक्टर के सामने जाके सबसे पहले तो घर से भूमिका बना के जाएंगे कि मैं डॉक्टर को बताऊंगा क्या या बताऊंगी क्या। अच्छा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, एक एक मजे की और बात बताऊं, हैं? लड़कियां फिर भी इतनी शाही नहीं होती अपनी, लड़के बहुत शाही होते हैं, ये एक नेचुरल, लड़के लगते ही हैं कैसे होते होंगे, लेकिन वो बहुत शाही होते हैं इस मामले में। अगर उन्हें कोई हेल्थ इश्यू आ जाए तो लड़कियां तो अपनी मदर के साथ या उसके साथ गुफ्तगू कर लेती हैं, लड़के नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। वो अपने दोस्त के पास भी बड़ी मुश्किल से जाएंगे, साले को इसे बताऊं या ना बताऊं, कहीं 10 जनों को गाना दे। हाँ, मतलब लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम है, और ये एक हिंदुस्तान में तो है भाई, हिंदुस्तान में तो है, उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो अपनी बात को बिल्कुल विश्वास के साथ कर सके। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें सालों को अपने पे विश्वास नहीं है, जिस विश्वास होता है अपने आप पे ऐसे ही तो दूसरे पे करे, है ना, वो खुद भी ऐसे ही है, उसको विश्वास नहीं करते अपने, इसलिए ये उनकी प्रॉब्लम बनी हुई है ना। लेकिन एक हेल्दी सोसाइटी में आप जो है बिहेवियर भी, अगर आपसे कोई बात करता है तो आप बिल्कुल शांत भाव से सही तरीके से उसे, अगर आपको ज्ञान है तो बात बताएं, बिना कोई इश्यू के, बिना किसी नाग लपेट के, बिना किसी बुरा भाव, है ना। बिहेवियर, आपका सेक्सुअल बिहेवियर की हमने बात की, आपने देखा होगा एक प्राणी देखे हैं आपने, जो थर्ड मैन होते हैं, देखे हैं? यस। स्टेराइल होते हैं वो, है ना, और वो कभी पाला पड़ जाए उससे आपका, पड़ जाता है कभी कभी, यस सर। है? तो आप उनसे बचने के लिए क्या करते हैं? तुरंत उनकी डिमांड को पूरा करते हैं, तुरंत उनकी डिमांड को क्या करते हैं, निपट जाते हैं। आपकी सोसाइटी में वो उतारने की कोशिश करते हैं, वो उतार इसलिए पाते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी समझती है यार, अब वो क्यों है इतने प्रभावी, क्योंकि हम शर्माते हैं, हम क्या करते हैं, शर्माते हैं, शर्म रखते हैं, एक दूसरे की शर्म रखते हैं। वो अपने बिहेवियर में कोई शर्म नहीं रखते, लेकिन क्या उनका बिहेवियर नॉर्मल है, नहीं, इट इज नॉट ए नॉर्मल बिहेवियर।
ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं। नॉर्मल बिहेवियर क्या है? नॉर्मल बिहेवियर ये होता है बच्चे कि मेरी भावनाएं मेरे साथ रहनी चाहिए, आपकी भावनाएं आपके साथ तक रहनी चाहिए। क्लियर? मैं आपसे इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ ये तो हुआ बिहेवियर। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो आंख से आंख मिला के बात करो और बिल्कुल साफ अपनी बात कहूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। उसमें कोई लाग लपाट या कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। तो वो तो है प्रॉपर बिहेवियर, है ना? और इसमें बिहेवियर में आप किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो पार्टनर्स की आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें आप कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं ला सकते। अगर एबनॉर्मलिटी लाएंगे तो सोसाइटी हर्ट होगी, आपका सोशल बिहेवियर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहेंगे यार वो क्या, यार इसका लड़का तो इधर उधर घूमता है, लफंडरी करता है, लड़कियां छेड़ता फिरता है, लड़कियों के स्कूल के बाहर खड़ा रहता है, क्या नॉर्मल बिहेवियर है? अब इसे कैसे नॉर्मल बिहेवियर कह देंगे आप? ये घटना तो आमतौर है लड़कियों ने तो खूब फेस की होगी कि जब वो अपने लड़कियों की एजुकेशन हिंदुस्तान में कम होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहता है। माँ बाप भी डरते हैं, लड़कियां भी डरती हैं, हालांकि कुछ बड़े होती हैं कि भाई हम घर निकलेंगे स्कूल से बाहर और स्कूल से बाहर जो है कुछ लफंडर मिल जाएंगे, हैं? और ये प्रॉब्लम ज्यादा हुई थी फिर तो। और जब भी तो सरकारों को जो है रोमियो स्क्वाड बनाने पड़े, हैं? आज भी काम कर रहे रोमियो स्क्वाड, पहुंच जाते हैं वो उन्हें सबक सिखा। तो ऐसे मामले में इसका मतलब है उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। वो सेक्सुअल बिहेवियर नॉर्मल नहीं कर रहे हैं, वो सोसाइटी को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर वो सोसाइटी को इफेक्ट कर रहे हैं, अगर वो किसको इफेक्ट कर रहे हैं, अगर सपोज कीजिए सोसाइटी को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, आपके किसी रिलेटिव के साथ ये घटना होती है तो आप एकदम तहस में आएंगे और सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगी। सोसाइटी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब होगी। उस बच्चे का काम जिसको डिस्टर्ब किया गया है वो डिस्टर्ब हो गया। भाई वो पढ़ रही थी आराम से और पढ़ते पढ़ते उसके एग्जाम है, वो एग्जाम की तैयारी करेगी किस लफड़े से निपटे, तो उसके कितना मेंटल प्रेशर है। तो इसे हेल्दी सोसाइटी नहीं कहा जाता। तो इसलिए डब्ल्यूएचओ ने कहा भैया ऐसा बिहेवियर दीजिए, ऐसा माहौल दीजिए कि कोई भी व्यक्ति फिजिकली, फंक्शनली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो, तब हम उसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी मैन कहेंगे। क्लियर? अब ये करने के लिए क्योंकि ये नहीं था तो हमारी सरकार ने, हमारा भारत जो है विश्व में पहला ऐसा देश है जिसने नेशनल लेवल पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को करने के लिए एक्शन प्लान और प्रोग्राम दोनों इंट्रोड्यूस किए 1951 में, फैमिली प्लानिंग के नाम से। किस नाम से? फैमिली प्लानिंग के नाम से। और कई दशकों तक इसकी फिर व्यू करते हैं हम कि भाई ये प्रोग्राम हमने बनाया था, फिर उसमें नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, नया कुछ ऐड करते हैं और आज की डेट में इसका नाम चेंज हो गया। फैमिली प्लानिंग से इसका नाम क्या बदल गया है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर हेल्थ। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर हेल्थ। नहीं चेंज कर दिए वो आ गए सेव कर दिया। 12:30 तक रहता है ना, 12:30 तक। 12:30 तक रहता है। हाँ, थर्ड पर्सन होते हैं, बर्थ से होते हैं, बाद में चेंज बर्थ। नहीं सर, कुछ तो हाँ ऐसा नॉर्मल कुछ, हाँ वो हार्मोनल है, वो हार्मोनल है। तो यानी चले देखो, जिसमें जन्म में ही ये डिसाइड हो जाए। देखो अगर ये है, इसके बारे में तो आपको नॉर्मल पता ही है, और अगर ये है ये सुपर सुपर फीमेल, है ना, ट्रिपल एक्स। अगर ये है, ये तो जन्म पे ही निर्धारित होगी, ये तो पक्के हैं जन्म से ही, जिनमें ये क्रोमोसोमल एब्रीवेशन है। अब ये आती है कुछ, मैंने बताया था जो हमारे सेक्स हार्मोन्स है,
वो दोनों में सिक्रीट हो रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से केस ऐसे होते हैं, उसने अपना सेक्स चेंज करा लिया। यस यस आजकल आ रही है ना घटनाएं, क्योंकि हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज बढ़ रही है। वो पहले लड़का था, अब लड़की बन गया, पहले लड़की था, अब लड़का बन गया। ये सेक्स मतलब सेल के क्रोमोसोम तो नहीं चेंज होते होंगे ना, वो सेम है ये। हाँ, जो मेंटली है वो ठीक रहते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर सारा चेंज हो जाता है। बिहेवियर उनका क्या हो जाता है, सारा चेंज हो जाता है। और जब बिहेवियर चेंज हो जाता है तो फिर डॉक्टरों से करते सर्जरी वगैरह करके। 90% मेल जा रहे हैं इसके इसमें बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन सोसाइटी बेटा है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी बनाओ सोसाइटी, है ना। मेल को खतरा है बढ़ना, मेल नहीं बचेंगे दुनिया में, है ना। हाँ, ठीक है बेटा। हाँ, ये प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने कहा था, जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, आपके घर में आपकी भाभी, आपकी ताई, आपकी चाची, कोई भी रिलेटिव अगर प्रेग्नेंट है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है, आप उनका ख्याल रखें, उनके कुछ काम करें, इमोशनली भी उन्हें सपोर्ट करें। लड़े तो घर में बिल्कुल भी ना ऐसी महिला के साथ, है ना। लड़ लेते हैं, देखो हमें सोसाइटी को हेल्दी बना, है ना। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा है, देखो बहुत सी चीजें आप इस लेसन में यही चीज पढ़ेंगे कि भाई ठीक है, रिलीजन अपनी जगह है, लेकिन वर्तमान अपनी जगह है। हमें वर्तमान से आंखें नहीं मोड़ सकते। वर्तमान क्या कह रहा है हमारा, क्या हम 2 या 3 बार ऐसा एटमोस्फेयर दे सकते हैं कि लेडी को आज की डेट में तो मैक्सिमम, कि भाई उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होने दे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। इससे ज्यादा बार में तो फिर वो गड़बड़ी होती है। इसलिए ये इश्यूज आ रहे हैं, धीरे धीरे जनता समझ रही है, लोग एजुकेटेड हो, और हेल्दी एजुकेटेड। एजुकेटेड 2 तरह के लोग होते हैं, है ना। कल एक बहुत बढ़िया बयान आया, वो देखो किसी भी सोसाइटी में हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन में हो सकते हैं, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, किसी सोसाइटी से, किसी कास्ट से कोई लेना देना, क्योंकि ये मेंटल स्थिति है। क्या है ये, मेंटल स्थिति है कि आपकी सोच पॉजिटिव रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए सोच, और सोच पॉजिटिव क्या है, मानवता का उन्मूलन होना चाहिए, मानवता बढ़ती रहनी चाहिए, ह्यूमैनिटी बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए, मैंने ह्यूमन शब्द कहा है, ह्यूमन का मतलब होमोसैपियंस, ह्यूमन का मतलब हम सब होमोसैपियंस हैं। हम सब क्या हैं, हम सबके हार्ट लंग्स, आपने मोर्फोलॉजी पूरी पढ़ ली है अपनी, है ना। अब इसे नाम चाहे किसी का दे दो बाद में आके, कि इसने बनाई, इसने बनाई, इसने बनाई, और यही मालिक है, और यही मालिक है, यही मालिक, लेकिन है होमोसैपियंस। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके ऑर्गन्स जो है इधर उधर से डिस्टर्ब हो, समझे नहीं। मोटी बेसिक बातें पकड़िए, जिनके जवाब आने चाहिए किसी के पास है। लॉजिक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, लॉजिक का, किसी दूसरे की बुद्धि से मत चलिए। भाई क्या कह रहा है, हो सकता है अगर मुझे किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया होगा, तो हो सकता है मेरी आंखें पीछे होनी चाहिए, मेरे होठ या लंग्स 3 हो जाए, मेरे हार्ट एक इधर हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। पूरे ह्यूमंस का एक ही है, तो क्या मतलब है इसका, हम का डेवलपमेंट, हम का विकास, हम का जन्म एक ही तरह से हुआ है, हम कहीं पे भी अलग नहीं। अगर ये अलग वाली बात है, ये आर्टिफिशियल अलग है, बाद में आई ये चीजें, ये पहले नहीं आई, डेवलपमेंट के टाइम से बहुत बाद में आई ये चीजें, ठीक है नहीं। तो इसलिए जैसी सोच हमें रखनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब भाई क्या करें, सरकार ने प्रोग्राम बनाया, क्या बनाए, प्रोग्राम बनाए, और इसे अब नाम क्या दे दिया गया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके अंडर अब ये कार्य चल रहे हैं, है ना। बहुत से इश्यू दिए गए हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें रखी गई है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी गई है बच्चों। क्या क्या है, एक सबसे बेसिक उन पे अंतर यह है कि भैया हम अपने बच्चों को, जब बच्चा होता है, बड़ा होता है, तो एक लाइफ स्पान आता है कि उसे हम सारी बातें, दुनिया जहान की बातें बताते हैं, हैं बताते हैं, लेकिन कुछ बातें हम गोलमोल कर जाते हैं, कुछ बातें हम क्या कर जाते हैं, या हम जवाब नहीं देना चाहते हैं, बचते हैं, या बातें नहीं करना चाहते उस टॉपिक पर। अब वो है
रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन। वो क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन। अब इसमें दो बातें आती है, सरकार के सामने भी दो प्रॉब्लम्स है। नंबर एक, क्योंकि हिंदुस्तान को पता था कि हमारी सोसाइटी कितनी है, ये दो तरह का व्यवहार करते हैं। हमारी सोसाइटी कितनी तरह का व्यवहार करते हैं, बात तो नहीं करेगी लेकिन जनसंख्या 140 करोड़ करेगी। बात तो नहीं करेगी, बात करते हुए शर्माएंगे उस टॉपिक पे, है ना? लेकिन जनसंख्या कितनी के रखते हैं? 140। मतलब और बड़ा कोड में खाच, उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, केवल जनसंख्या को बढ़ाते जाना। नंबर एक। नंबर दो, हम अपने बच्चों को एजुकेशन दें तो कौन सी एज पे? एज फैक्टर आ जाता, ठीक है। तो सरकार ने फिर निर्णय लिया कि भाई बच्चों को एजुकेशन तो देनी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। या तो पेरेंट्स दें उसके लिए, या तो पेरेंट्स हो जिससे वो अपना इश्यू कहे या समझे, इंफॉर्मेशन देने के लिए एक स्रोत तो होना चाहिए ना इंफॉर्मेशन देने। भाई सरकार ने ऑडियो विजुअल, सरकारी एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी सब लगी है इसमें हम, लेकिन फिर भी एक ऑथेंटिक सोर्स इस इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन बच्चे बच्चे तक कैसे पहुंचे, उसके लिए जरूरी है या तो टीचर्स हो, स्पेशलिस्ट हो, फैमिली में पेरेंट्स हो, फैमिली के कोई क्लोज रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, इनके थ्रू इंफॉर्मेशन। और ये सही इंफॉर्मेशन कब दे सकते हैं? जब इन्हें खुद सही पता हो, जब उन्हें भाई सही इंफॉर्मेशन वही तो देगा जो खुद भी सही जानता हो। जो खुद सही नहीं जानता वो कैसे दे सकता है? तो इन्हीं टॉपिक पे हम कल आपसे बात करेंगे। सचिन सर आए हुए हैं, सुना है, तो आप जो है आगे क्लास लीजिए और कल बहुत हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। क्लियर? थैंक यू। हाँ